अच्छी खासी चल रही थी ना हमारी जिंदगी। नहीं, तुम खुद सोचो ना, अच्छी खासी ही तो चल रही थी। हर रोज सुबह लेट उठने के लिए माँ से डांट खाते थे। खाने वाली कोई भी चीज हो उसे बिना अपने भाई बहनों में बांटे अकेले खा जाते थे। स्कूल जाने का मन नहीं करता था पर फिर भी चले जाते थे, और स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराते थे। हर रोज की तरह होमवर्क नहीं करके जाने के लिए हमारे टीचर्स हमें डांटते थे, और माँ ने कहा था कि खाली टिफिन ही घर वापस आना चाहिए, इसलिए सारा टिफिन अपने दोस्तों में बांटते थे। आखिरी घंटी बजने से पहले ही हम सब बैग टांग कर बस पे सीट लूटने के लिए तैयार रहते थे, और प्लेग्राउंड पहुंचने में लेट ना हो जाए इसलिए 10 मिनट पहले से ही खड़े घर के बाहर रहते थे। भले अंधेरा क्यों ना हो जाए पर फिर भी मैच की आखिरी गेंद तक मैदान में डटे रहते थे। अंधेरा क्यों ना हो जाए पर फिर भी मैच की आखिरी गेंद तक मैदान में डटे रहते थे। और उसके बाद स्वागत करने के लिए हमारे माँ बाप भी घर के दरवाजे पे खड़े रहते थे। हाँ, वो अलग बात है कि स्वागत झाड़ू और चप्पल से होता था, जिसे खाने के लिए मैं हर दिन तैयार था। वो अलग बात है कि स्वागत झाड़ू और चप्पल से होता था, जिसे खाने के लिए मैं हर दिन तैयार था। क्योंकि अगर सच्चे मन से देखा जाए तो इस मार में भी छुपा उनका हमारे लिए बेशुमार प्यार था। हाँ, तो मानते हो ना कि अच्छी खासी चल रही थी हमारी जिंदगी। पर अचानक एक दिन हमारी इस अच्छी खासी चल रही जिंदगी में वुहान शहर के किसी एक इंसान ने फैला दी थी गंदगी। देखते ही देखते वो गंदगी तबाही में बदल गई, पूरे मानव जाति को जिसने हिला कर रख दिया। वो महामारी थी बन गई। वहीं उस वुहान शहर से करीब 3600 किलोमीटर दूर दिल्ली में रह रहे अनाम को भनक तक न थी कि उसकी जिंदगी में कौन से नए मोड़ आने वाले हैं। वुहान शहर से करीब 3600 किलोमीटर दूर दिल्ली में रह रहे अनाम को भनक तक न थी कि उसकी जिंदगी में कौन से नए मोड़ आने वाले हैं। उस एक इंसान की गलती की वजह से कई लोग अनाम की जिंदगी से उसका साथ छोड़ने वाले हैं। ज्यादा बड़ी दुनिया नहीं थी अनाम की। माँ बाप और 2 भाई बहनों का छोटा सा परिवार, स्कूल और मोहल्ले के कुछ 4-5 यार, वो दूध वाले भैया, वो सफाई वाली दीदी, वो सब्जी वाले अंकल और वो बगल वाली आंटी। बस इतनी सी ही दुनिया थी उस 10 साल के अनाम की। वो इन्हीं लोगों के साथ खेलता था, इन्हीं लोगों के साथ कूदता था, इन्हीं लोगों के साथ हंसता था और इन्हीं लोगों से रूठता था। कोरोना, उसे तो पता तक ना था कि क्या होता है ये कोरोना। उसे नहीं पता था क्या होता क्या है ये कोरोना। उसे केवल इतना पता था, चैन से अपनी माँ की गोद में सोना। पर 27 जनवरी को कोरोना ने भारत में दस्तक दे दिया था। इस महामारी के आगे पूरी इंसान जाति ने माथा टेक लिया था। सबसे पहले उसका स्कूल जाना बंद हुआ, फिर धीरे धीरे प्लेग्राउंड में आना कम हुआ। महामारी इस कदर फैली कि उसका अपने मोहल्ले में निकलना बंद करवा दिया गया, और इस महामारी से बचने के लिए उसे लॉकडाउन में रहने को कहा गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, पर इस महामारी का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। माँ, क्या हम में से कोई नहीं बचेगा? ये सवाल आज एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ से कर रहा था। एक दिन ऐसे ही माँ के बगल में बैठे अनाम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, वो दूध वाले भैया कैसे होंगे? क्या उनके पास खाने को पैसे होंगे? और वो सफाई वाली दीदी अब क्यों नहीं आती? उनका घर तो यहीं बगल वाले चौल में है ना, तो फिर तुम उन्हें क्यों नहीं बुलाती? और वो ठेले वाले अंकल याद हैं तुम्हें? क्या वो कभी तुम्हें नीचे से आवाज नहीं देंगे? क्या बगल वाले अंकल आंटी मुझे चॉकलेट नहीं देंगे?
बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो? तुम तो माँ हो ना, तो तुम्हें तो सब पता होगा ना, फिर तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कैसे बताए वो माँ, कैसे बताए वो माँ कि वो दूध वाले भैया इस महामारी के बीच दूध पहुंचाने हॉस्पिटल भी जाते थे। वो सफाई वाली दीदी जिस दूसरे घर में काम करती थी, उसके मालिक पिछले 7 दिनों से लगातार खांस रहे थे। कैसे बताए कि वो ठेले वाला अब शायद सब्जी लेने के लिए कभी उससे नीचे से आवाज न दे, और वो बगल वाले अंकल आंटी। कैसे बताए वो माँ कि वो बगल वाले अंकल और आंटी दोनों डायबिटिक पेशेंट थे। शायद उस अनाम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। शायद उस अनाम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जुबान तो रहेगी पर उसमें आवाज नहीं रहेगी। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ उस 10 साल के बच्चे की कहानी है? क्या लगता है ये सिर्फ उस 10 साल के बच्चे की कहानी है? अगर थोड़ा सोचे और सच कहे तो ये हम सब की कहानी है। हो सकता है हम सब ने किसी न किसी अपने को खोए हैं। मुमकिन है कि हम सब ने किसी न किसी अपने को खोए हैं, पर यकीनन हम सब ने कई अपनों को खोए हैं। ऊपर वाला भला करे उन डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस वालों का, जो न जाने कितनी रातों तक हमारे लिए नहीं सोए हैं। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस कहानी का नाम अनाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं कोई एक नाम रख नहीं पाया। इस कहानी का नाम अनाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं कोई एक नाम रख नहीं पाया। और 10 साल का वो मासूम, 10 साल का वो मासूम अपनी छोटी हाथों से अपनी माँ का कफन ढक नहीं पाया। शायद आप सब समझदार हैं, इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि उसकी माँ जवाब क्यों नहीं दे रही थी। आप सब समझदार हैं तो इसलिए आप सब अब समझ गए होंगे कि उसकी माँ जवाब क्यों नहीं दे रही थी, पर वो नासमझ है। वो नासमझ है, इसलिए आज भी अपने पापा से पूछता रहता है कि पापा, मम्मी उस दिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी, और दोपहर में ऐसे वो फर्श पर क्यों सो रही थी, और मम्मी नानी घर से कब वापस आएगी, कब वो मुझे फिर से गोद में लेकर घुमाएगी, कब हम सब फिर से साथ में घूमने जाएंगे। बोलो ना पापा, हम सब माँ से मिलने कब जाएंगे? और जवाब में उसके पापा बस इतना ही कहते हैं कि बेटा, हम सब भी तुम्हारे माँ के पास बहुत जल्द जाएंगे। हम सब भी तुम्हारे माँ के पास बहुत जल्द जाएंगे। आज भी जब भी डोरबेल बजती है तो वो दौड़कर सबसे पहले दरवाजे पे पहुंच जाता है। डोरबेल बजती है तो वो दौड़कर दरवाजे पर सबसे पहले पहुंच जाता है, और उस अनजान से शक्ल में अपनी माँ को ना देखकर, उस अनजान सी शक्ल में अपनी माँ को ना देखकर मायूस अपने कमरे में लौट जाता है। अभी आप लोग तय कर लीजिएगा कि क्या उसकी ये इंतजार कभी खत्म होगी। तय कर लीजिएगा आप लोग कि क्या उसकी ये इंतजार कभी खत्म होगी। क्या अब भी अनाम की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होगी? अब भी अच्छी खासी